हाँ जी, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मैं अभी अक्टूबर का करंट अफेयर्स रिवाइज़ कर रही थी, तो उसमें अभी मैंने कुछ आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ अलग कर लिया ताकि मैं भी थोड़ा अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ एंड आप लोगों तक भी ये चीज़ पहुँच जाए। क्योंकि अगर अलग से हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग में ज़्यादा रहता है। तो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि एसबीआई मेंस का, एंड कुछ दिन में प्री का भी रिजल्ट आ ही जाएगा। तो ये अक्टूबर से रिलेटेड जो भी आरबीआई न्यूज़ में था, या फिर एसबीआई था, या फिर सेबी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ थे, मैंने वो कवर किया है। तो एक बार आप देख सकते हो कैसा क्या न्यूज़ था, क्या नहीं था। तो आप रिवाइज़ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। आप इस पे बिलीव कर सकते हो, बिकॉज़ मैं कपिल कातपाल सर की स्टूडेंट हूँ। और मैं जो भी ये लिखी हूँ, मैंने नोट्स बनाया है, वो उस कपिल कातपाल सर की क्लासेस से ही बनाया है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि गलत होगा, या फिर जो भी बहुत सारे लोगों के बीच में डाउट्स होते हैं कि गलत हो सकता है, या फिर मे बी कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो ये गलत नहीं है। मेरा कपिल कातपाल सर से मैं पढ़ती हूँ, एंड उन्हीं से रिलेटेड नोट्स मैंने बना रखे हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ था आरबीआई से रिलेटेड कि उसने अभी एक लाइसेंस कैंसिल किया है गृह सहकारी बैंक का। तो इसमें आप ये स्टार्ट कर सकते हो कि ये कौन से स्टेट से था। तो बेसिकली ये महाराष्ट्र से था। इस पे सेक्शन कौन कौन से लगे हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में सेक्शन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो सेक्शन 11(1) एंड सेक्शन 2(3) एंड ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सेकेंड चीज़ था उसमें कि जो बैंक आरबीआई से रिलेटेड की जो बैंक्स है, बेसिकली इसमें ये था कि जो भी बैंक्स जिनका भी बोरोवर से मतलब सरफासी एक्ट के थ्रू जो भी रजिस्टर्ड हो रखे हैं, या फिर जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है और उसके ऊपर सरफासी एक्ट लगाया गया है, तो उन बोरोवर्स का था कि आरबीआई ने बोला है कि सारे बैंक्स को कि आप अपना जो भी सरफासी एक्ट जिसके ऊपर भी लगा हुआ है, जिस बोरोवर के ऊपर, आप उसको डिस्प्ले करो। एंड इसमें कौन कौन से बैंक थे? तो एनबीएफसी था, पब्लिक सेक्टर बैंक था, एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी था, और एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। इसके स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस है आरबीआई की तरफ से कि आपको 6 मंथ के अंदर जो भी फर्स्ट लिस्ट है वो निकालना ही निकालना है। तो ये न्यूज़ था। एंड थर्ड न्यूज़ ये था कि जो गवर्नमेंट का में बेसिकली आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच का है कि उसने लिमिट सेट कर दिया वे एंड मीन्स एडवांसेस के ऊपर। ये मीन्स वे एंड मीन्स एडवांसेस बेसिकली ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट का अगर शॉर्टफॉल होता है क्रेडिट वगैरह में, तो वो आरबीआई से बोरो करता है। तो वो आरबीआई से वहाँ से बोरो करता है। तो इस बार उसने आरबीआई ने सेट किया है कि हम 50,000 करोड़ तक ही जो भी पब्लिश करेंगे फाइनेंशियल 23-24 में। एंड इस पे इंटरेस्ट रेट जो रहेगा वो बिल्कुल सेम रेपो रेट पे ही रहेगा। एंड अगर वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ लेते हैं तो रेपो रेट में 2% का इंक्रीमेंट हो जा रहा है। एंड ये उनको 90 डेज़ के अंदर पे करना पड़ेगा। ऑफकोर्स जो भी मतलब शॉर्ट टर्म्स के जो भी रहते हैं वो 90 डेज़ तक में होते हैं ये करने। एंड ये जो वे एंड मीन्स एडवांसेज है, ये 1997 में लाया गया था। सेक्शन इसका देख लेते हैं, 17(5) सेक्शन आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू। फोर्थ क्वेश्चन था कि आरबीआई जो है उसका आरबीआई मर्जर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड स्टार्टअप स्लाइस। एक्चुअली ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फर्स्ट फिनटेक है जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप ये थोड़ा अच्छे से करना कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड स्लाइस के साथ उसका हुआ है फर्स्ट फिनटेक सेक्टर बैंक है। फिफ्थ न्यूज़ था आरबीआई से लेकर के, उस आरबीआई का ही एक है ये। तो इसमें आरबीआई इनोवेशन हब और डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न के थ्रू बेसिकली इनका ये एम है कि जो भी हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारा जो भी नेटिव लैंग्वेज है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है समझने में, तो इनका यही है कि नेटिव लैंग्वेज जो भी रहेगा उनके थ्रू हम जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं, ताकि किसी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगर जो भी उसका ट्रांजेक्शन करना होता है उसमें। एंड इसके लिए उन्होंने भाषणी को यूज़ किया है एज अ डिजिटल कॉपरेशन। और ये जो भाषणी है वो डिजिटल इंडिया कॉपरेशन के अंदर काम करता है, और इसकी जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है। सिक्स न्यूज़ हम देख सकते हैं कि जो आरबीआई है उसने कैंसिल किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसका? चेन्नई बेस्ड इंड बैंक ऑफ हाउसिंग लिमिटेड का। इसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड है उसमें जो इंडियन बैंक है और हुडको ये दोनों का यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है, जिसमें इंडियन बैंक का स्टेक 51% है एंड हुडको का 25% शेयर होल्डिंग है। दूसरा न्यूज़ आरबीआई की तरफ से था कि आरबीआई ने इम्पोज किया 5.39 करोड़ का पेनल्टी पेटीएम के ऊपर। फिर ये तो ठीक है कि आप पेटीएम के ऊपर 5.39 करोड़ का इसने पेनल्टी लगाया, बट किस लिए लगाया है? तो केवाईसी नॉर्म से रिलेटेड उसने कुछ वायलेशन किया होगा, उससे लगाया। एंड इसका सेक्शन आप याद कर लेना, बिकॉज सेक्शन कभी पूछ रहे हैं अभी। तो 47A एंड 46 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अगर ये दोनों नहीं भी याद होता तो ये तो पक्का ही रखना कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या फिर आरबीआई एक्ट 1934। ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें एग्जाम के टाइम पे। एंड आरबीआई की तरफ से और पेनल्टी लगाए गए हैं, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी 1 करोड़ का लगाया गया है। आरबीएल रत्नाकर बैंक लिमिटेड के ऊपर भी 64 लाख का लगाया गया है। बजाज फाइनेंस के ऊपर 8.5 लाख का लगाया गया है। एंड ये सारे के सारे जो भी उनके गाइडलाइंस थे उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया है, उसके लिए लगाया गया है। एंड दूसरा है इसमें कि
कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं, जो गवर्नर शक्तिकांत दास सर, उनको बेस्ट सेंट्रल बैंक अवार्ड मिला है, जो कि अभी मराकेश मोरक्को में हुआ था। 4th गवर्नर की मीटिंग हुई थी सारी, तो वहाँ पे उनको बेस्ट गवर्नर का मिला है अवार्ड। एंड इनके साथ साथ ही दो लोगों को और मिला, जो कि एक स्विस नेशनल बैंक के थे, थॉमस जे जॉर्डन, एंड गवर्नर ये कहाँ के थे, हाँ वियतनाम के थे ये, न्यूथेन हुंगोंग। तो इनको भी A+ रेटिंग मिली है। तो ये वाला तो आप लोग थोड़ा पढ़ लेना। आरबीआई तो पढ़ना ही पढ़ना, पर ये भी दोनों साथ में करना है कि कौन से बैंक के थे। ये दोनों स्विस बैंक के थे और ये एक वियतनाम के थे। फिर आरबीआई की तरफ से पेनल्टी लगाई है आईसीआईसी बैंक के ऊपर 12.19 करोड़ की, एंड कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर 3.59 करोड़ की। आजकल जो भी पेनल्टी है वो MCQs के फॉर्म में भी वो पूछ सकते हैं, एंड ऑड ऑन ऑड भी दे सकते हैं वो, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये आईसीआईसी बैंक और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी जो मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बोला था वो भी इंपॉर्टेंट था। आरबीआई जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसकी तरफ से इसको जो भी आरबीआई उसको एक्वायर कर रहा है वो 100% स्टेक सोनाटा फाइनेंस का। ये उतना ठीक मतलब कर सकते हो आप, बिकॉज थोड़ा आरबीआई से रिलेटेड था तो मैंने डाल दिया। एंड टोटल कॉस्ट उसका 5.37 है। 100% इसका स्टेक ले रहा है सोनाटा फाइनेंस में, एंड 5.37 करोड़। आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया सब ऑफिस, जो भी ऑफिस उसने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी ज़्यादा कम थे, तो अभी इसने ईटानगर में खोला है। पहले ऑलरेडी वो 7 स्टेट में खोल चुका है। तो अब जितने भी नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं वहाँ पे सारे जगह पे लगभग आरबीआई के ऑफिस हो ही गए हैं। तो आप एक बार पढ़ लेना कि असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये सभी हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मतलब आप बताओ कि कितने स्टेट्स हैं, या फिर कहाँ कहाँ पे अभी कहाँ खोला गया है, उससे कुछ दिन पहले कहाँ खोला गया था। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी आरबीआई का ऑफिस खुला है। एंड दूसरा आरबीआई से था कि आरबीआई ने अभी सीबीडीसी के ऊपर एक रिपोर्ट निकाला था, जिसमें कि दिखाया गया था कि 9 बैंक जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये तो हो जाएगा एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है। एंड एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, आईडीएफसी एंड एचएसबीसी जो कि फॉरेन बैंक है, ये 9 बैंक है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। तो बेसिकली इसको सीबीडीसी को पता है आप लोगों को कि क्यों निकाला गया होगा। तो ये लॉन्च किया गया था, तो 2 फॉर्म में लॉन्च किया गया था। एक तो होलसेल में लॉन्च किया गया था और एक रिटेल में लॉन्च किया था। जो होलसेल था वो नवंबर में था, एंड जो रिटेल था वो दिसंबर में लॉन्च किया गया था। तो इन रिपोर्ट्स के बाद यही देखा गया कि जो भी हम लोग को टारगेट उन्होंने सेट किया है कि हमें जो ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम बढ़ाना है वो 10 लाख करके बढ़ाना है, जो कि 1 मिलियन ट्रांजेक्शन है दिसंबर 2023 तक। तो आप ये टारगेट अच्छे से पढ़ना कि 1 मिलियन है एंड ये 10 लाख है, बिकॉज अभी टारगेट्स जो रेलवे का IBPS PO के टाइम पे और RRB IBPS क्लर्क में भी शायद आया था, रेलवे का टारगेट आया था कि रेलवे ने कितना टारगेट सेट किया है अपना इमिशंस का। तो टारगेट्स वगैरह तो आजकल थोड़ा ज़्यादा पूछने लगे हैं। एंड ये आरबीआई की तरफ से फिर से पेनल्टी के ऊपर आया है L&T फाइनेंस के ऊपर 2.5 करोड़ का। तो ये तो ठीक है, आपने मतलब ये 2.5 करोड़ कर लेना, पर साथ साथ में रीजंस भी करना है कि उनको लगाए क्यों गए हैं। तो लगाने के पीछे रीज़न रिटेल बोरोवर्स थे, लैक ऑफ नोटिफिकेशन, जो भी उनके पैनल इंटरेस्ट में चेंजेस वगैरह किए उन्होंने, एंड जो भी कंडीशन या लोन के थे उसके लिए लगाएंगे। तो ये 3 रीजंस हैं। तो आप साथ अगर कर रहे हो, कोस्ट भी कर रहे हो कितने का लगाया, तो साथ में रीज़न भी करना, क्योंकि अभी जो IAPS PO मेंस में आया था तो उसमें सिडबी प्लस IPPB का रीज़न पूछ दिया था। ये तो पता था सबको कि किसके साथ उसने सिडबी ने किया है, लेकिन रीज़न किसके साथ हुआ है तो ये थोड़ा रीज़न आप लोग देखते जाइए, क्योंकि रीज़न अभी पूछ रहे हैं वो। एंड फिर अभी आया था कि आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना रिटेल डायरेक्ट पोर्टल जो है, रिटेल डायरेक्ट पोर्टल जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ट्रेजरी बिल्स के लिए, या फिर जो स्टेट से रिलेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं या फिर सोवरेन बॉन्ड्स होते हैं उसके लिए। पर अब इसको अलाउ कर दिया गया है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स के लिए, जो फ्लोटिंग रेट जिनका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा सेम नहीं रहता है उसके लिए। तो इस बार से इसको अलाउ किया गया है। एंड अगर इसमें आपको पेमेंट करना है तो कैश के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ 20,000 तक ही आप कर सकते हो, और ड्राफ्ट चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक अगर इससे ज़्यादा करना है तो फिर ड्राफ्ट चेक और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में कर सकते हैं। ये मेन ये भी हो सकता है, ये थोड़ा ज़्यादा क्योंकि SBI से रिलेटेड है, एंड अभी SBI का एग्जाम है और RBI दोनों से रिलेटेड है। तो थोड़ा पढ़ लें कि जितने भी इस टाइप के जो भी बॉन्ड से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं वो SBI ही करता है। दूसरा था कि ये जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको ये डायरेक्ट रिटेल पोर्टल पर लाया गया है। तो इसके लिए उनका एक अकाउंट खोला जाएगा, जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, रिटेल डायरेक्ट ग्लिट अकाउंट। आप लोग ये भी देखना कि रिटेल डायरेक्ट ग्लिट अकाउंट भी है जिनको खोला जाएगा। तो ये पूछ सकते हैं कौन सा अकाउंट खोला जा सकता है। एंड इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और जो कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होगा उनके। एंड ये कब फॉर्म हुआ था, तो PM मोदी के थ्रू फॉर्म किया गया था ये 21 नवंबर 2021 में।
अभी इस फ्लोटिंग रेट के बारे में जान लेते हैं। फ्लोटिंग रेट एक तरह का मतलब इंटरेस्ट बियरिंग और नॉन ट्रेडेबल बॉन्ड है। इसको इशू किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू एंड इसका मैच्योरिटी 7 ईयर्स का रहता है। जिसमें रेट पेड किए जाते हैं उसको फिर डिसाइड किया जाता है 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक में। एंड इसको मिनिमम आप 1000 कर सकते हो एंड इसके मल्टीपल्स में फिर इन्वेस्ट हो किए जाते हैं। ये एनआरआई के लिए अवेलेबल नहीं है, ये एनआरआई लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं एंड ये टैक्सेबल होता है। एंड इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.35 से लेके 8.05 तक रेंज में रहेगा। एग्जाम आने तक अगर चेंज होता है तो आप लोग देख लेना, क्योंकि चेंज होते रहते हैं ये सारे। आरबीआई की तरफ से था कि उसने प्रपोज किया है केवाईसी को लेकर के, बिकॉज अभी बहुत सारे ऐप्स हो गए हैं ऐसे ऑनलाइन कि आप मतलब वो कॉल करते हैं कि ठीक है लोन ले लीजिए, तो आजकल हम वहाँ से लोन उठाने लग जाते हैं। तो उसी के लिए आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस आई है कि अब जो भी कोई फाइनेंशियल कंपनीज जो है अगर ऐसा लोन देती है तो उनको KYDFA करना पड़ेगा। KYDFA नो योर डिजिटल फाइनेंस ऐप, इसके थ्रू करना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो KYC से पक्का शायद लिंक होगा, जिससे वो पता चल जाएगा। तो ताकि इसको टैकल कर सके जो भी इलीगल इंस्टेंट लोन पास हो रहे हैं। तो इसकी वजह से आरबीआई की तरफ से जो मोबीक्विक पेमेंट गेटवे है जो कि जैक पे का है वो ऑपरेट करेगा ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। आप ये भी देखना कि मोबीक्विक एंड जैक पे ये दोनों इंपॉर्टेंट नोट्स है कि मोबीक्विक और ये पेमेंट गेटवे आर्म किसका है, तो जैक पे का है जो कि ऑपरेट करेगा पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू। कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर अगर मार्केट में आता है तो उसके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जो पहले वाले जो थे वो था कि आपको नेटवर्थ जो भी है उसका वो अचीव करने का पड़ेगा 15 करोड़ तक का, लेकिन फिर बाद में इसको 25 करोड़ किया जाएगा, लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर 2023 तक में। एंड जो अभी न्यू आया है उसमें आया है कि 15 करोड़ तक आपका नेटवर्थ होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, एंड 25 करोड़ आपका एट द एंड हो जाना चाहिए जो भी आप लास्ट में जाते हो वो। तो ये था आरबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ था मैंने करवाया है। एंड एक और न्यूज़ है यहाँ पे आरबीआई से रिलेटेड एनबीएफसी को लेकर के है। बेसिकली आरबीआई ने एक गाइडलाइंस निकाला है कि जो भी अभी एनबीएफसी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें उनका एक तरह से ये भी आ सकता है कि आरबीआई की तरफ से जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं या फिर न्यू रिपोर्ट आई है उसका क्या नाम है, तो मास्टर डायरेक्शन आरबीआई एनबीएफसी स्केल रेगुलेशन, ठीक है। तो ये जो है रिप्लेस करेगा एनबीएफसी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपोजिट टेकिंग डायरेक्शन 2016 में जो लाया गया था उसको चेंज करेगा। एंड ये आरबीआई 1934 के एक्ट के अंडर में आता है एंड रेगुलेशन एक्ट। और ये जो है वो उसको 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक है एनबीएफसी बेस लेयर, एक है मिडिल लेयर, एक है अपर लेयर, एक है टॉप लेयर। जो एनबीएफसी का बेस लेयर है इसमें है कि जो नॉन डिपोजिट स्टेकिंग एनबीएफसीज हैं उनका जो असेट्स है वो बिलो 1000 करोड़ होना चाहिए। एंड मिडिल वाले में है कि इक्वल टू होना चाहिए 1000 करोड़ या फिर उससे 1000 करोड़ से बड़ा होना चाहिए। एंड अपर लेयर में जो है इसमें थोड़ा स्पेसिफिक पैरामीटर्स रखे गए हैं, जैसे कि 70% का और 30% का। 70% में क्वांटिटेटिव रहेगा एंड क्वालिटेटिव नेचर का रखा गया है। एंड टॉप वाले में जो भी टॉप में अभी कुछ किसी को रखा नहीं गया, सारा ये भी वैकेंट ही है। ये एसबीआई से रिलेटेड न्यूज़ है जो अभी अक्टूबर में जितना एसबीआई से रिलेटेड न्यूज़ था तो मैंने इसको अलग किया था। तो इसमें था कि एसबीआई जो है और स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम इन दोनों ने बैंक का इंश्योरेंस साइन किया है ताकि वो ऑफर कर सके इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो भी बैंक के कस्टमर है उसको। एंड दूसरा न्यूज़ था कि एसबीआई ने अपने बोरोवर्स को पैक ऑफ चॉकलेट्स दे रहा है। जो भी अगर लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं तो उनको पहले रिक्वेस्ट कर रहा है पैक ऑफ चॉकलेट्स दे करके, एंड बाद में जो भी एक्शन लेना होगा तो लेगा। तो पैक ऑफ चॉकलेट्स किसकी तरफ से, तो एसबीआई बैंक की तरफ से। अभी एसबीआई के चेयरमैन को फिर से उनको एक्सटेंड कर दिया गया, दिनेश कुमार खड़ा जी को 2024 तक। ये कब से स्टार्ट किया था इन्होंने, अब इन्होंने 2020 से स्टार्ट किया था और इनको अब फिर से 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो एसबीआई है उसकी तरफ से एक मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस निकाला गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। बेसिकली ये मतलब जो अभी मतलब जो एजेंट्स होते हैं ना जो गांव वगैरह में या फिर जो ऐसी जगह जाके बैंकिंग सर्विसेज देते हैं जहाँ पे बैंक्स नहीं, ट्रेडिशनल बैंक्स नहीं होते हैं, तो वो उन के लिए निकाला गया ताकि जो भी हमारे कस्टमर सर्विस पॉइंट्स हैं वहाँ पे इनको दिया जाए ताकि उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन से। तो ये मोबाइल हैंडल डिवाइस देने से मेन रीज़न यही हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी अकाउंट खोलना होगा या फिर लोन पास करवाना होगा तो आराम से करवा सकते हैं। इंडियन नेवी ने अभी एसबीआई के साथ किया है नेवल ई काश कैट, तो ये ठीक है। एसबीआई का फंड मैनेजमेंट जो है उसने 9.99% इंडसलैंड बैंक में इसका शेयर लिया है इसने। तो ये वाला तो अच्छे से देखिएगा बिकॉज मुझे लग रहा है ये वाला आ सकता है, इंडसलैंड बैंक लिमिटेड वाला और एसबीआई फंड का 9.99% का।
SBI का एक रिसर्च पेपर उसने अभी निकाला है PM स्वनिधि के ऊपर, जिसमें कि उसका नाम दिया गया है PM स्वनिधि स्ट्रेंथनिंग द कंट्री सोशल फैब्रिक बाय एम्पावरिंग ग्रास रूट मार्केट 75% बेनिफिशरीज फ्रॉम दी। और इसमें जो मेन रिपोर्ट है, ये PM स्वनिधि सबको पता ही होगा कि 2020 में ये लाया गया था कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे बेसिकली लाने का रीज़न ये था क्योंकि उस टाइम पे ना जो भी वेंडर्स थे, स्ट्रीट वेंडर्स, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, तो उस टाइम पे हमारे PM के थ्रू ये लाया गया था, जिसमें कि 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, 10,000 एंड 20,000 एंड फिर 50,000। ऐसा था कि अगर फर्स्ट पेमेंट कर देंगे तो फिर उनको 20,000 का पेमेंट किया जाएगा, अगर ये वाला कर देंगे तो फिर 50,000 का किया जाएगा। तो ये लाया गया था। तो इसमें ये देखा गया कि जो 75% जो बेनिफिशरीज थे वो जनरल कैटेगरी के हैं, एंड जो 44% है वो OBC से रिलेटेड है, एंड 22% इज SC/ST। तो ये डेटा शायद मे भी आ सकता है क्योंकि SBI की तरफ से है और SBI का पेपर है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। एंड 68% जो है वो, जो 68% लोगों ने जो लोन लिया था उन्होंने रिपे कर दिया है, 10,000 जो भी था, एंड उन्होंने सेकंड टर्म का लोन 20,000 का ले लिया है। एंड 75% लोगों ने सेकंड टर्म लोन पे कर दिया है 20,000 का, एंड फिर से उन्होंने 50,000 का थर्ड टर्म के ले लिया है। तो ये था PM स्वनिधि स्कीम। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम दिया जाता है, एंड ये 1 जून को निकाला गया था 2020 को। तो ये वाला थोड़ा सा हो सकता है, इसमें मेन थोड़ा सा ये भी पूछ सकते हैं, PM स्वनिधि स्कीम के बारे में भी पूछ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। ये सेबी से रिलेटेड न्यूज़ है कि अभी ज़्यादा सेबी से रिलेटेड न्यूज़ नहीं था, 2 या 3 ही था बस, जिसमें कि सेबी का था ये कि जो भी हम, अब तो सारा कंपल्सरी हो गया नॉमिनीज़ को ऐड करना। बैंक्स ने भी अब सब जो भी नॉमिनीज़ नहीं हैं उनको भी अब बुलाने लगे हैं ऐड करने के लिए। तो ये नॉमिनीज़ को ऐड करेंगे वो, जिसको डीमेट अकाउंट में, एंड उनका सबमिट करेंगे। जो भी पैन कार्ड और आधार कार्ड है उनका डेट दिया गया है कि 31 दिसंबर 2023 तक को उनका डेट दिया गया है। और जो म्यूचुअल फंड्स के लिए जो भी ऐड किया जाएगा वो 1 जनवरी तक का डेट दिया गया है। तो आप डेट याद कर लेना, बिकॉज डेट ही पूछते हैं, और ये तो दे ही देंगे आपको कि डीमेट के लिए कितना है। तो डीमेट के लिए 31 दिसंबर है और म्यूचुअल फंड्स के लिए 1 जनवरी तक का दिया गया। पहले इसका टाइम 30 सितंबर 2023 था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 2024 कर दिया गया है। जो सेबी की तरफ से डेडलाइंस आए हैं कि जो भी मार्केट रूमर्स या फिर जो भी प्रॉब्लम्स, मार्केट रूमर्स जो फैलते हैं कोई भी कंपनीज़ को लेकर के, उसके लिए है कि, और टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज जो है वो 1 फरवरी मैंडेटरी कर दिया गया है कि अपना जो भी लिस्ट है आप लोग पहले निकाल दो, क्योंकि वो बाद में जब निकल जाएगा तो फिर सबको क्लियर हो जाएगा। तो जो भी 100 लिस्टेड कंपनीज है 1 फरवरी को, 101 फरवरी को, एंड जो टॉप 250 है वो 1 अगस्त को। पहले ही अक्टूबर का सेट दिया गया, डेडलाइंस दिया गया था, और 1 अप्रैल को दिया गया था इसका 250 का, लेकिन अब फरवरी कर दिया गया और अगस्त कर दिया गया है। सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। रशिया का जो शेयर बैंक है, जो कि रशिया का फर्स्ट बैंक है जो कि रजिस्टर करेगा सेबी के साथ एज अ FPI फॉन्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, कैटेगरी 1 FPI लाइसेंस। ये कैटेगरी 1 FPI लाइसेंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। कैटेगरी 1 FPI लाइसेंस जो है ये बेसिकली दिया जाता है या तो गवर्नमेंट को दिया जाएगा या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी एंटिटीज़ होती हैं, जैसे कि बैंक्स हो गया, सॉवरेन वेल्थ फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, फिर पेंशन फंड हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, तो इन लोग को ही दिया जाता है ये कैटेगरी 1 FPI लाइसेंस। तो अभी इसको रशिया के शेयर बैंक को दिया गया है। रशिया के ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, ऑलरेडी 5 FPI हैं, लेकिन बैंक जो है ना वो पहला है। पहले जो इतने भी थे नॉन बैंक्स थे, जैसे अल्फ़ा हो गया, फर्स्ट एम हो गया, इग्नोर हो गया, एंड बोल्सबोद हो गया, तो ये सारे नॉन बैंक थे, लेकिन बैंक में अभी शेयर बैंक आया है। तो ये था सारा, मतलब अभी जो मैंने अक्टूबर में पढ़ा है, अभी मैं सितंबर का भी स्टार्ट करूँगी, तो फिर से मैं अपलोड कर दूँगी वीडियोज़। तो मेरा एटलीस्ट है कि मेरा खुद का भी रिवीजन हो जाएगा, और जिसको अगर नीड होगी तो वो खुद भी देख सकता है। तो बाय बाय।